हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन शॉर्ट बीएसए, बीएसए में से एक अलग से उसका एग्जाम होगा, अलग से उसका पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है। तो हमें बीएसए को बड़ी सावधानी से पढ़ना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स लिए जा सके। और मैक्सिमम मार्क्स कैसे लिए जाएंगे, उसका एक वे है कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। याद रखें, अब लीक से हटकर सवाल ही पूछे जाएंगे। साधारण अब सवाल नहीं होंगे कि सेक्शन 9 क्या कहता है, प्ली ऑफ एलिबी क्या कहती है, या और भी है ट्रांजैक्शंस जो हैं, सेम ट्रांजैक्शंस के पार्ट क्या कहते हैं, सेक्शन 6 जो ऑलरेडी था पहले वो क्या कहता है, या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है। सीधे सवाल अब नहीं आने के, अब सवालों में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, एक मूव होगा, कि ताकि सभी स्टूडेंट्स, जो बदलते हुए माहौल है, एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, सवालों की प्रकृति बदल रही है और पूछने का वे भी बदल रहा है, और नए-नए साधन हैं, संसाधन है, एआई है। तो इस दौर में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि सवाल थोड़े से लीक से हटकर हो, एक अन्य वे से पूछे जाएँ और छात्र भी उनके उत्तर एक अन्य वे में ही दें, एक अट्रैक्टिव वे में दें। तो आइए देखते हैं कि बीएसए के कुछ सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा पहला सवाल रहेगा, अब आप जैसा जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अभी उसने जजमेंट दी, उसमें उसने उसने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक डिजिटल एरा की ओर मूव कर गया है। तो हालांकि जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कैसे मूव कर गया। इसमें दो सवाल बनते हैं आपके। पहला सवाल बनता है कि डिजिटली कैसे चेंज हुआ है बीएससी, डिजिटली चेंज कैसे हुआ है, और या ऐसे ही हम इसमें कोई लाइन दे देगा, स्मार्टर मूव टू द डिजिटल एरा, या बीएसए एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो या बीएसए एंड ई मोड ई मोड टेक्नोलॉजी। ये सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि पूछा जाना ही चाहिए। अगर अच्छा सवाल फॉर्म होता है, पूछा ही जाना चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि बीएसए में बीएसए को लेकर आए हैं तो उसमें क्या डिजिटली चेंज हुए, या बीएसए में लेटेस्ट क्या मूव हुई, या बीएसए में ई मोड या टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, या कैसे इंक्लूजन किया गया। तो इस सवालों के आंसर के लिए ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, ये आपको अवेलेबल भी हो जाएगी मेरे टेलीग्राम के चैनल से। उससे पहले इसके बारे में रीड करें। पहले मैंने जैसा कि हेडिंग दिया, स्मार्टर मूव टू द डिजिटल एरा, यानी डिजिटल से रिलेटेड, बीएसए में डिजिटल से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है एनालाइज करने के लिए, तो आप 2D मेंशन करें, 2E मेंशन करें, 15 सेक्शन, 28, 31, 39, 57, 57, 61, 63 का 4, 81 और 93। ये एक सेक्शन, दो सेक्शन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे मालूम होने चाहिए। अगर ये 10 सेक्शन आपको टिप्स पे पता है, तो आप डिजिटल से रिलेटेड बीएसए इन कंपैरिजन विद और विज़-अ-विज़ डिजिटल, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखें कैसे। आपको पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिजिटल मोड को या डिजिटल एस्पेक्ट्स को उतना ज़्यादा नहीं लिया गया था, बहुत हल्का था। तो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब आया, तो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने में एआई को देखते हुए, या इंटरनेट का, या सोशल मीडिया का, या अन्य संचार के साधनों को देखते हुए कुछ चेंजिंग की आवश्यकता पड़ी, ताकि बदलते समय में अदालतें एविडेंस एक्ट के ज़रिए, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ज़रिए सॉल्व हो सके जो भी केस उनके सामने आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पूरी दुनिया या पूरा भारतवर्ष जब टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है, तो अदालतें क्यों नहीं उस टेक्नोलॉजी का अपने कोर्ट के काम में इस्तेमाल करें। तो याद रखें, सेक्शन 2D, 2E, 15, 28, 31, 39, 57, 61, 63, 81, 93, ये 10 सेक्शन है। इनको आप याद रख लें, ये टिप्स पे याद हैं तो आपके
एग्जाम हो जाएगा। हमने बीएसए ने ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड अप्रोच से हटकर अब टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क की ओर बढ़ा है, और ये ताकि डिजिटल डाटा वगैरह सब उनका यूज किया जा सके। अब देखें जरा सेक्शन 2D क्या कहता है। 2D का इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन ईमेल, सर्वर, लॉग, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंसेस, वॉइस मेल मैसेजेस, चाहे वो डिजिटल डिवाइस में स्टोर हो, उन्हें डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। यानी 2D में उसने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बदल दी। 2D में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल हुआ? याद रखें, 2D में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में हुआ ईमेल, ईमेल हुआ, सर्वर लॉग हुआ, और कंप्यूटर में स्टोर्ड, लैपटॉप में स्टोर्ड, स्मार्टफोन पे स्टोर्ड मैसेजेस, वेबसाइट, जीपीएस, लोकेशनल एविडेंस और वॉइस मेल सर्विसेज, या इन सब में स्टोर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। यानी 2D में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ही चेंजिंग की गई, तो फिर बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट में तो चेंज होना ही था। अब देखें जरा, अब सेक्शन 2E एविडेंस में कहता है, एविडेंस, पहले तो ये कहा जाता था कोई भी डॉक्यूमेंट जो चाहे ऑरली है, अगर कोई डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए रख रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है, ऐसा माना जाता था। या ऑरली कोई हम स्टेटमेंट या कुछ हम दे रहे हैं, उसको रिटर्न में वो डॉक्यूमेंट होता था। अब क्या है, ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to the matter under inquiry, ये तो खैर अलग बात है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी स्टेटमेंट चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली दी जा रही है, वो भी एविडेंस में काउंट होगी, पहले नहीं होता था। अब ये ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। 2E के सेकंड पार्ट कहता है, जो भी पहले क्या होता था, हम जब डॉक्यूमेंट कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए रखते थे, या इसका अर्थ है कोर्ट के समक्ष रखते थे, तो इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कहा जाता था। पर अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए रखा है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा। उसे भी कहा जाएगा कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओरल जो दिया जा रहा है, वो ओरल एविडेंस कहा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली रखे जा रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। यानी यानी एविडेंस में एक होता था डॉक्यूमेंट्री, एक होता था ऑरली। तो अब डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तो डिजिटल भी शामिल हो गया, और ओरल में शामिल हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक के जरिए मैसेज भेजा गया, वो ओरल में काउंट होने लगा। समझ में आ गया? पहले तो सिर्फ स्टेटमेंट होती थी जो ओरल है, डॉक्यूमेंट होता था जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब इलेक्ट्रॉनिक के जरिए रखे गए डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ओरल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई बातें ओरल एविडेंसेस में काउंट होती है। तो आपको 2D 2E हो गया आपका। अब आता है सेक्शन 57 पर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाकी सेक्शन कहाँ गए, लेकिन एक एक स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी सीरीज ऐसे है। सेक्शन 57 कहता है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में भी क्या शामिल होगा? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट का एक्सप्लेनेशन है। प्राइमरी एविडेंस कहते हैं द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब हमने देखा 2E में हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मान लिया डिजिटल को, तो प्राइमरी एविडेंस डिजिटल के रिकॉर्ड भी होंगे। जैसे digital record stored simultaneously in the multiple file of the location like cloud, local storage, each file is primary evidence। यानी एक ही फाइल, और जो कोई ढेर सारे कंप्यूटर में है, और वो सारे कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो वो प्राइमरी एविडेंसेस हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है। Where an electronic or digital record is produced from the proper custody, such electronic or digital record is primary evidence unless it is disputed। यानी प्राइमरी एविडेंस में
डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट खुद डॉक्यूमेंट को रखा जा रहा है तो वो प्राइमरी एविडेंस कहा जाता था। अब डिजिटल रिकॉर्ड है, तो डिजिटल रिकॉर्ड तो साइमल्टेनियसली कई सारी फॉर्म में हो सकता है। आपके मेरे फ़ोन में, लाखों के फ़ोन में एक साथ हो सकता है जो कि एक मेन सर्वर से जुड़े हो, लाखों कंप्यूटर में या क्लाउड कंप्यूटर से जुड़े हैं, तो सब में इकट्ठा हो सकता है। तो वो भी प्राइमरी एविडेंस माने गए हैं। और वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर स्टडी, तो इसे भी प्राइमरी एविडेंस माना गया है। यानी जैसे कोई ओरिजिनेटर है, उसकी कस्टडी, या मैंने वीडियो बनाई है, मेरी कस्टडी से कुछ लिया जा रहा है, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस ही कहा गया। देखते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 कहता है, एक्सप्लेनेशन है, where a video recording is simultaneously stored in electronic form or transmitted or broadcast or transferred to another, each of the storage is primary। अभी जैसा मैंने आपको बताया, कहीं भी जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ट्रांसमिटेड किया हो, ब्रॉडकास्ट किया हो गया हो, ट्रांसफर्ड किया ब्लूटूथ के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, सभी प्राइमरी एविडेंसेस है, क्योंकि सभी लगभग एक ही सर्वर से जुड़े हुए हैं। आइए अब देखते हैं। अब सेक्शन 61 क्या कहता है? नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। सेक्शन 21 ने एक कोर्ट पर ऑब्लिगेशन दे दी। क्या ऑब्लिगेशन दे दी जी? कोर्ट को ऑब्लिगेशन दे दी, कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन बना दी कि नथिंग इन दिस अधिनियम, यानी बीएसए में जो इस अधिनियम के, नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। इस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को बीएसए के तहत डिनाई नहीं किया जाए, बस ये मान के चलिए कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी गई। नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन द एविडेंस। भाई, अगर एविडेंस में डिजिटल रिकॉर्ड को दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी फॉर्म में या सेकेंडरी फॉर्म में, तो कोर्ट मना नहीं करेगी, चाहे इसके सेक्शन में, चाहे और भी जो मर्जी लिखा हो आगे के सेक्शन में, या कोई ऐसा ऐसा प्रोहिबिशन हो तो भी। मैंने प्रोहिबिशन कहा है, प्रोविजन नहीं कहा है। कहीं भी प्रोहिबिटेड है तो भी अलाउ होगा, मना नहीं करेगा, मना नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। अब 63 के सब क्लॉज 4 में एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन देना जरूरी है। एक, जैसे मान लो मैंने किसी प्रॉपर, मेरी कस्टडी से कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है, तो एक मैं सर्टिफिकेट बना के दूंगा 63 क्लॉज 4 ऑफ बीएसए कि ये मेरे इससे आए हैं। उसमें फॉर्म बनाया गया है, इसके शेड्यूल में है, पूरा बनाया गया है कि भाई प्रॉपर प्रॉपर कस्टडी से आया है, कोई अल्टरेशन नहीं है, और जहाँ ये स्टोर थी वो चल रहा है, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं, और बहुत सारे हैं। तो खैर उस बात पे अभी हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ अभी सेक्शंस को देखना है। तो सेक्शन 63 सब क्लॉज 4 में मैंडेटरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, शेड्यूल में भी दिया गया है। आप उसको आप उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से देखिएगा। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिशन, सेक्शन 15 में देखें। आप सोच रहे हैं ना मैंने सीरीज क्यों तोड़ी? सीरीज इसलिए क्योंकि वो मेन पार्ट थे। इसमें देखें, वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिजनेस रिकॉर्ड एंड जो है एडमिशन, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो एडमिशन माना जाएगा। पहले सिर्फ ओरल या डॉक्यूमेंट्री में किया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एडमिशन, तो एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी, इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन भी जोड़ दिया गया। यानी मैंने इलेक्ट्रॉनिकली बोल दिया है कि हाँ जी, मैं इस इस प्रॉपर्टी का मैं वारिस हूँ, और मैंने इसकी हत्या का आयोजन किया, तो वो एडमिशन में ही मेरे काउंट होगा। मैंने ओरल कहा, वो ओरल माना जाएगा। अगर जो ओरल फॉर्म में दिया, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली मैं रखा हूँ, तो वो भी वो माना ही जाएगा एडमिशन। दूसरा है सेक्शन 28। सेक्शन 28, एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड दोज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बिजनेस के पर्पज से जो होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है क्या बोलते हैं, जो ये अकाउंट लेजर होता है, उसको बोलते हैं बुक्स, नॉट बुक। बुक्स का मतलब होता है खाता, वही खाता वगैरह। तो
बिजनेस के रिकॉर्ड में जो वही खाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो अकाउंट्स वगैरह चल रहा है सेक्शन 28 में वो भी रिकॉर्ड माने जाएंगे। पहले तो ये डेफिनेशन ही नहीं थी। पहले तो ये डेफिनेशन थी जो हैबिचुअली जो यूज कर रहा है एक दूसरे ट्रांजेक्शन में हो वही होता था। अब देखिए फिर सेक्शन 31 पे आते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू द फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट नोटिफिकेशन वेदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और नॉट। अब देखें जरा पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको माना जाता है। मैंने प्राइमरी एविडेंस नहीं कहा, प्राइमरी एविडेंस दूसरा था, सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं कहा, सेकेंडरी एविडेंस दूसरा था। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट पहले कहा जाता था कोई गजट नोटिफिकेशन ये सब थे, इन सबको कहा जाता था पब्लिक डॉक्यूमेंट। या कोई एक्ट हो गया या और भी हैं बहुत सारे रूल्स हो गए, पोजीशंस हो गए, बायलॉज हो गए, या कोई स्ट्रॉन्ग बुक हो गई। तो यानी स्ट्रॉन्ग यानी बाइंड की हुई बुक, वो होती बुक। वो अगर जो लूज पेपर है या नोट्स किसी ने बना रखे हैं वो बुक नहीं मानी जाती। खैर पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब जैसे आपने देखा होगा कई सारी वैकेंसीज हैं वो वो अखबार में नहीं निकला करती। अधिकतर अब वैकेंसी रोजगार समाचार में तो नहीं निकलती है या किसी न्यूज़पेपर में भी नहीं निकलती है। वो इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया जाता है या छोटी सी कोई एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि इसमें ये वैकेंसी आ गई है और आप यहाँ जाके अप्लाई इसको करें। तो पीडीएफ फॉर्म में जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है या आपने डाउनलोड किया है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पहले तो सिर्फ अखबार था, बुक्स थी, बायलॉज थे, रूल्स रेगुलेशन बेयर एक्ट ये सब थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चीज रखे तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। ऐसा कहता है सेक्शन 31। अब देखते हैं रोल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज मेंशन इन आईटी एक्ट के साथ साथ है डिजिटल एविडेंस इवेल्यूएशन। इवेल्यूएटर जो होता है एक्सपर्ट ओपिनियन में पहले क्या कहता था, साइंस कहता था, आर्ट्स कहता था, इस तरीके की फिंगरप्रिंट के इंप्रेशंस बोलता था। लेकिन अब या फॉरेन ला के बोलता था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एक्सपर्ट की ओपिनियन को भी रखता है क्योंकि जब एविडेंसेस में रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रखे जाएंगे या ओरल एडमिशन दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका कोई एग्जामिनर भी होना चाहिए। पहले तो आपको पता ही है फिंगर इंप्रेशन, फॉरेन लॉ और साइंस, हैंड राइटिंग, आर्ट्स इस सब से रिलेटेड ही था। लेकिन अब डिजिटल एग्जामिनर भी है, आईटी एक्ट में इसका मेंशन है। आईटी एक्ट को हम नहीं देखें ज्यादा। तो रोल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन की भी है सेक्शन 39 में, और जो कि इन रिलेशन टू द आईटी एक्ट, आईटी एक्ट से भी, अब देखिए बीएस से आईटी एक्ट से भी जुड़ गया इस तरीके से। अब अगला सेक्शन 81 कहता है प्रिजम्पशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 81 कहता है प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म। सेक्शन 93 प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 years old। देखिए क्या कहता है 81 में कहता है प्रिजम्पशन एज टू गजेट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। गजेट को छापना सरकार के लिए बड़ा महंगा साबित हो रहा है, बहुत पैसे लग जाते हैं। तो सरकार अब इलेक्ट्रॉनिकली गजेट में छाप रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में छाप रही है, उसका अपना पीडीएफ वगैरह बनाती है। क्योंकि कोई गजेट निकल रहा है, कोई 280 पेज का है, कोई 1200 पेज का है, कोई शॉर्ट भी है, और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आ जाता था। तो अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मोड में गजेट छापने शुरू कर दिए हैं। तो सरकार ने उसका एक इसके प्रोविजन में जोड़ा। सेक्शन 81 कहता है प्रिजम्पशन एज टू गजेट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। इससे पहले ऑथेंटिसिटी जो थी वो अलग अलग की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की भी कर दी। सेक्शन 93 में कर दिया प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years ओल्ड। तो ये ध्यान रखें कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कि कहता है 5 years ओल्ड कोई डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर किसी कस्टडी से आ रही है, तो वो जेन्युइन माने जाते हैं 5 years से ओल्ड। तो अब हमने जाना, एक बार इसको एक्सप्लेनेशन इसका देखें। तो अभी हमने जाना कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने देखा कि भाई कैसे डिजिटल एरा की ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम मूव हुआ है। आइए एक इसका रिकैप करें। 2D कहता है डॉक्यूमेंट, 2 ई कहता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है।
15 कहता है जो अन्य जो आइटम जो इसमें है 28, 31, 39, 57, 61, 63 ये 10 अगर जो हम जोड़ लें, तो ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो ये इस तरीके से इसका रीडिंग का पर्पज़ आसान हुआ, ये सारी चीज़ें आसान हुई। 2D, 2E, 57 प्राइमरी कहता है, 63 कहता है मैंडेटरी सर्टिफिकेट, 63 का 4 कहता है मैंडेटरी सर्टिफिकेट, 61 में कहता है एडमिसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जाएगा। 15 को कहता है कि एडमिशन की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी होगा। 28 कहता है बिजनेस रिकॉर्ड होगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट 31 में होगा। एक्सपर्ट की ओपिनियन 39 में होगी। 81 में प्रिजम्पशन होगी गजेट्स वगैरह की, और 93 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइन माने जाएंगे। तो इस तरीके से हम अगर जो देखें तो हमारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, एडमिशन का है या कुछ अन्य भी जो है, इन सवालों इन सेक्शंस को अगर हम लिख के एक्सप्लेनेशन रखें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम्स के आंसर बहुत अच्छे बनेंगे। तो कोशिश कीजिए इसको समझने की, कोशिश कीजिए आंसर को लिखने की, और मेरी बार-बार आपसे एडवाइस है, सुझाव है कि आंसर्स को लिखने की कोशिश करें, सिर्फ सुनने, समझने या बोलने से काम नहीं चलेगा। शुक्रिया।